नीतू और अंजलि दोनों बहनों की शादी एक ही घर के दो भाइयों से हो जाती है। नीतू का पति विनोद और अंजलि का पति आकाश था। शादी के बाद दोनों बहनों का गृह प्रवेश होता है। दोनों अपने ससुराल में अपना पहला कदम रखती हैं। तभी सास कुंती अपनी दोनों बहुओं को एक कमरे में ले जाती है और कहती है, देखो बहुओं, हमारे घर में सिर्फ एक ही कमरा है, इसलिए तुम दोनों बहनों को एक ही कमरे में अपने अपने पति के साथ गुजारा करना होगा। क्या कहा सासू माँ आपने? एक ही कमरे में हम दोनों बहनों को अपने अपने पति के साथ रहना पड़ेगा। लेकिन ये सब कैसे होगा? हम कोई बच्चे थोड़ी ना हैं जो एक ही कमरे में सो जाएंगे। अरे हम पति पत्नी हैं और पति पत्नी को प्राइवेसी चाहिए होती है। ये प्राइवेसी क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ इतना मैं जानती हूँ, मेरे घर में एक ही कमरा है। अगर एक ही कमरे में तुम दोनों बहनें अपने पतियों के साथ गुजारा करने के लिए तैयार हो तो अच्छी बात है, वरना मैं तो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती इसमें। आकाश, ये सब क्या है? तुमने तो कहा था कि शादी से पहले तुम अपने घर को ठीक करवा लोगे, पर तुम्हारा घर तो अभी के अभी वैसा का वैसा ही है। अंजलि बहू, जो बात करनी है मुझसे करो, क्योंकि आकाश के पास तुम्हारे इन सवालों को कोई जवाब नहीं है। इस घर की कर्ता धर्ता मैं ही हूँ और जब मेरा मन करेगा तभी मैं इस घर को बनवाऊंगी। पर सासू माँ, एक बार तो हमारे बारे में सोचो ना कि हम चारों एक कमरे में कैसे रहेंगे। कुछ टाइम तो करना ही पड़ेगा। एक ही कमरे में दोनों बहनों को अपने पति के साथ गुजारा करना था। ये सोचकर दोनों बहनों का बुरा हाल हो रहा था। अंजलि, मुझे तो बहुत बेकार लग रहा है यार। मन कर रहा है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। कितने बड़े बड़े सपने लेकर आई थी यहाँ कि अपने ससुराल में ये करूँगी और हमारी स्वागरात ऐसी होगी, हम पति पत्नी मिलकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। पर यहाँ तो मेरे सारे अरमानों पे पानी ही फिर गया। हाँ बहन, ऐसा तो मैंने भी सोचा था, पर मुझे क्या पता था कि मेरी सास इतनी कंजूस है। अरे सच बताऊँ ना तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी सास कंजूस होने के साथ साथ बद दिमाग भी है। अरे इनके पास दिमाग नहीं है क्या? और शादी के बाद इन्होंने अपने ससुराल में एक ही कमरे में गुजारा किया था क्या? और मुझे तो नहीं लगता कि इन्होंने कोई गुजारा किया भी होगा, वरना आकाश और विनोद पैदा कैसे होते। ऐसे ही रात हो जाती है। दोनों के पति कमरे में आते हैं और दोनों बहनें अपने पतियों पर गुस्सा करते हुए कहती हैं, पता नहीं ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे मैंने जब मेरी शादी इस घर में हो गई। अरे कितने बेशर्म लोग हैं ये। यहाँ तो लोगों को ये तक नहीं पता कि शादी के बाद मियाँ बीबी को एक अलग रूम देना चाहिए। यहाँ तो सारे साथ में ही सुला रहे हैं। तू बिल्कुल ठीक कह रही है बहन। मेरा तो मन कर रहा है ना कि अभी के अभी अपने घर चली जाऊं, पर क्या करे, गलती भी तो हमारी ही है ना। हमें भी तो लव मैरिज का भूत सवार हो गया था और परिवार के खिलाफ जाकर हमने इन गधों से शादी कर ली। अरे अंजलि, तुम शांत हो जाओ, थोड़ा समय दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम तो चुप ही रहो आकाश। पता नहीं क्यों मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। दोनों बहनों का बहुत ही गुस्सा तेज था और दोनों अपने पतियों पर बहुत ही गुस्सा होने वाली थी। ऐसी अगली सुबह दोनों भाई मिलकर अपनी माँ से घर बनवाने को लेकर बातचीत करते हैं। लेकिन तभी इस बात से कुंती को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो अपने दोनों बेटों से कहती है, बड़े हैं जोरू को गुलाम बनने वाले। अरे आज तक हमने एक ही कमरे में तो गुजारा किया है ना बच्चों, फिर तुम्हारी बीवी के आते ही ऐसा क्या बदल गया कि हमें घर बनवाना पड़ेगा? माँ, बात को समझने की कोशिश करो। अब शादी हो चुकी है हमारी, और शादी होने के बाद दोनों भाई दोनों पत्नी को लेकर एक ही रूम में रहेंगे तो कितना गंदा लगेगा माँ। अरे वैसे हमारे पास किस चीज की कमी है? पैसा है, दौलत है, सब कुछ तो है हमारे पास। अरे हम दोनों भाई अच्छा खासा कमाते हैं, लेकिन फिर भी आप घर बनवाने क्यों नहीं दे रही हो? मेरे जीते जी तो इस घर को बनवाने का सपना देखना बंद कर दो तुम लोग। आज बीबी के कहने पर तुम दोनों घर बनवाने की बात कर रहे हो और कल को बीबी के कहने पर ही घर का बंटवारा करने को भी मान जाओगे। अरे बीबी के कहने पर चलोगे तो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। आकाश और विनोद को भी गुस्सा आता है और दोनों ऑफिस चले जाते हैं। कुंती जानबूझकर अपने घर को नहीं बनवाना चाहती थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कंजूस थी। वो एक ही कमरे में अपने चारों बहू बेटे के साथ गुजारा करने के लिए तैयार थी, मगर उसे घर में 1 रुपया लगाना मंजूर नहीं था। ऐसे ही समय बीतने लगता है। अंजलि और नीतू अच्छे से समझ जाते हैं कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उसे टेढ़ा करना पड़ता है। और ऐसी एक सुबह सास चाय के लिए अपनी बहू को आवाज लगा रही थी, ये लीजिए सासू माँ आपकी चाय। और हाँ, अब सुबह सुबह खुद चाय बनाने की आदत डाल लो, क्योंकि हम दोनों बहनें इस घर में तो रहने वाले नहीं हैं।
हम जा रहे हैं अपने अपने मायके। अब आप अपना घर बनवा लो ना, तभी हमें बुलाना। अरे जाओ जाओ, जिसे जहाँ जाना है जाओ। देखती हूँ कि कितने दिन तुम्हारे माँ बाप तुम्हें मायके में बैठा कर रखते हैं। अरे जब आसपास के लोग तुम्हारे माँ बाप को ताने देंगे ना, तब अपने आप वो तुम्हें घर से भगा देंगे। ये तो वक्त बताएगा सासू माँ। और वैसे भी आप जितनी बेशरम सास तो मैंने जिंदगी में कहीं नहीं देखी है। इतनी कंजूसी आखिर करता कौन है? और अगर ये आपकी खुद की बेटी के साथ हो रहा होता, जब आपको पता चलता आपकी बेटी के ससुराल में सिर्फ एक ही कमरा है और उस कमरे में पूरा ससुराल और आपकी बेटी साथ में सो रही हैं, तो आपको कैसा लगेगा? अगर मेरी बेटी होती ना, तो मैं अपनी बेटी की तुलना तुमसे तो कभी ना करती। और वैसे भी तुमने खुद अपनी मर्जी से शादी की है, फिर तुम किस बात का रोना रो रही हो? अरे नीतू रहने दे, इन लोगों के आगे बीन बजाने से क्या ही होगा, क्योंकि इनको करनी तो अपने मन की ही है। इतना बोलकर दोनों बहनें अपना अपना सामान पैक करके अपने मायके आ जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब विनोद और आकाश दोनों ही अपने घर जाना बंद कर देते हैं और वो दोनों भी नीतू और अंजलि के घर पर ही रहा करते। सबके जाने के बाद सास पूरी तरीके से घर में अकेली हो चुकी थी। सास को कहीं ना कहीं अकेलेपन की वजह अपनी गलती महसूस हो रही थी। इसलिए वो एक दिन अपने बेटे आकाश को फोन करती है और कहती है, बेटा, विनोद को समझा और तुम दोनों अपनी अपनी बीवियों को लेकर यहाँ आ जाओ। मुझे इस घर में अकेले नहीं रहा जा रहा बेटा। हाँ, मैं समझ रही हूँ कि मेरी ही गलती है और अब मैं घर बनवाने के लिए भी तैयार हूँ। बस तू कैसे भी सबको लेकर यहाँ आ जा। माँ आप सच कह रही हो ना? बहाना तो नहीं बना रही ना हमें बुलाने के लिए? नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सच में तुम्हें यहाँ बुला रही हूँ। आकाश सभी को लेकर घर आता है। घर आने के बाद सास खुद अपने बच्चों से घर बनवाने को लेकर बातचीत करती है और कहती है, हमारे घर में टोटल 5 कमरे होने चाहिए, ताकि भविष्य में कभी मेरे पोता पोतियों को पढ़ाई के लिए एक अलग कमरा चाहिए होगा, तो उन्हें किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कोई ऐसा मिस्त्री ढूंढो जो हमारे घर में बढ़िया से रूम बनाकर तैयार कर दे। अरे माँ, उसकी चिंता आप हम दोनों भाई पे छोड़ दो। हम दोनों भाई सब देख लेंगे। घर ऐसा बनाएंगे ना कि जो भी देखेगा देखता रह जाएगा। और अब आकाश और विनोद दोनों मिलकर घर पर एक आर्किटेक्ट को लेकर आते हैं, जो आकाश और विनोद के घर का नक्शा बनाता है और उन्हें पूरा नक्शा समझाता है। इसके बाद घर के आसपास सीमेंट, बदरपुर, ये सारा मटेरियल इकट्ठा किया जाता है और फिर मिस्त्री आकर घर बनाने की तैयारी करता है। और ऐसे ही एक कमरे वाला ससुराल अब 5 कमरों में बदल चुका था। अपना नया घर देखकर दोनों ही बहनें बहुत खुश थी। मधु और रमेश एक छोटे से गांव में रहते थे। रमेश गांव में घूम घूम कर लोगों के घर काम कर कर अपना घर चलाता, लेकिन इतने से पैसों में भला किसका घर चल सकता था। इसलिए दिक्कतें तो बहुत होती थी, लेकिन रमेश की पत्नी बिना कोई शिकायत करे उतने ही पैसों में घर चला लिया करती। लेकिन कई दिनों से रमेश को पूरे दिन में बस एक ही काम मिलने की वजह से वो ना बराबर के पैसे ला रहा था और ना ही घर में कुछ खाने पीने को था। तभी मधु रमेश को कहती है, सुनिए जी, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है और मेरे बचाए हुए सारे पैसे खत्म हो गए हैं। आप कहीं से कुछ पैसे ले आइए। यहाँ काम ही नहीं मिल रहा है कोई, मुझे कोई स्थिर काम मिलता ही नहीं है। आप परेशान क्यों होते हो? भगवान परीक्षा ले रहे हैं, बस आप हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? तुम हमेशा मुझे समझती हो। आज जब घर में 1 रुपया भी नहीं है, खाने को अन्न का दाना नहीं है, फिर भी तुम शिकायत ना करके मेरे हालत को समझ रही हो। अब हम गरीब हैं तो हम इसका रोना थोड़ी रोते रहेंगे, बल्कि हमें तो अपने हालातों को सुधारने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हाँ, मैं भी देखता हूँ कहीं कोई काम मिल जाए। रमेश काम की तलाश में बाहर जा ही रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है और मधु की बड़ी बहन स्नेहा अपने पति विनय और गोद में लिए बच्चे के साथ शहर से गांव आती है। और स्नेहा को देखकर मधु कहती है, अरे दीदी, आप यहाँ, सब ठीक तो है ना? हाँ, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन मुन्नी की तबीयत थोड़ी खराब रहती है। डॉक्टर को दिखाया था तो डॉक्टर ने यही बोला कि खुली और ताज़ा हवा मुन्नी के लिए अच्छी होगी। हाँ, और यही सोचकर मैंने भी कुछ दिनों के लिए काम से छुट्टी ले ली है कि गांव में आपके यहाँ जाते हैं, मिलना भी हो जाएगा और मुन्ना की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। हमारे यहाँ आने से कोई परेशानी तो नहीं है ना आप दोनों को? अगर है तो बता सकते हो, हम पास में ही होटल में रह लेंगे। अरे ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ये आपका ही तो घर है, आप यहाँ जब मन करे आ सकते हो। इसमें भी कोई पूछने वाली बात है क्या भला? और नहीं तो क्या,
ये आपकी छोटी बहन का घर है, आपको जब तक यहाँ रहना है रह सकती हैं। और मैं भी तो अपने मुन्ना से मिलूं। देखा, मैं बोलती थी ना, मधु और रमेश जी को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन आप हो कि समझते ही नहीं हो बिल्कुल। अरे मैंने तो इसलिए बोला था कि कहीं हमारे आने से कोई परेशानी ना हो। हाँ तो अब तो पता चल गया ना कि हमें कोई परेशानी नहीं है। आप आराम से बैठो, मैं अभी आता हूँ। रमेश बाहर जा रहा था कि तभी मधु भी वहाँ आती है और रमेश को एक तरफ साइड ले जाकर उससे कहती है, घर में कुछ खाने को नहीं है, अब हम इन्हें क्या खिलाएंगे? और मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं, हम भगवान को ऐसे निराश भी नहीं कर सकते। तुम यहीं रुको, मैं बाहर से देखता हूँ, कुछ तो इंतजाम होगा ही। कहीं कोई काम नहीं मिलेगा तो कुछ पैसे ही उधार ले लूंगा, जिससे कुछ दिनों के लिए तो खर्चा चल ही जाएगा। ठीक है, मैं उन्हें गुड़ और पानी दे देती हूँ, क्योंकि घर में तो अभी यही है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना बोलकर रमेश बाहर कोई काम देखने चला जाता है कि पैसों का इंतजाम कर सके, लेकिन काफी देर देखने पर भी उसे कोई काम नहीं मिलता। तो वो निराश होकर अपने गांव के बड़े जमींदार से ज्यादा ब्याज पर पैसे उधार लेता है और उन पैसों से घर में थोड़ा बहुत अनाज ले आता है, जिससे मधु खाना बनाकर सबको देती है। लेकिन वो अनाज बचाने के लिए खुद बिना कुछ खाए पिए सो जाती है। ऐसा कई दिनों तक चलता है, लेकिन वो लोग विनय और स्नेहा से परेशान नहीं हो रहे थे, बल्कि मेहमानों को भगवान समझकर उनकी जरूरतों को जैसे तैसे पूरा कर रहे थे। ऐसे ही एक रात चारों सोने के लिए जा रहे थे, तभी स्नेहा का बच्चा मुन्ना बहुत रोने लगता है और मुन्ने को रोता देखकर विनय कहता है, ये अचानक से क्या हो रहा है? तबीयत तो ठीक है ना मुन्ना की? हाँ, तबीयत तो ठीक है, लेकिन शायद इसे भूख लग रही है, इसलिए रो रहा है। हाँ तो बच्चों को तो भूखा वैसे भी नहीं सुलाना चाहिए। मधु, तुम थोड़ा तो ध्यान रखा करो ना। अरे इसमें मधु की कोई गलती नहीं है। मधु, जरा दूध ले आना, अभी पिला देती हूँ, पेट भर जाएगा तो आराम से भी सो जाएगा। दूध तो है ही नहीं घर में, शाम को चाय बनाई थी तभी खत्म हो गया था। कोई बात नहीं, रहने दो, मैं ऐसे ही सुला देती हूँ, सो जाएगा थोड़ी देर में। ऐसे कैसे सो जाएगा? अभी तो बताया था बच्चों को भूखे पेट नहीं रखना चाहिए। आप लोग यहीं रुको, मैं अभी बाहर से दूध लेकर आता हूँ। रमेश बाहर से जल्दी से दूध लेकर आता है और स्नेहा को दूध देता है। ऐसे ही रमेश और मधु अपने मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखते और कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन मधु और रमेश दोनों पैसों को लेकर बहुत परेशान थे और दोनों बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ बाहर खड़ा विनय दोनों की बातें सुन लेता है और जल्दी से स्नेहा के पास जाकर कहता है, इन लोगों को इतनी परेशानी थी, लेकिन इन लोगों ने हमें अपनी परेशानी की भनक तक नहीं पड़ने दी। कैसी परेशानी? क्या बात कर रहे हो आप? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इन लोगों के पास पैसे नहीं है, बल्कि रमेश के पास तो कोई ठीक ठाक काम तक नहीं है, लेकिन ये इतने दिनों से हमारी सारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। ऐसा था तो मधु ने कुछ बताया क्यों नहीं? कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था ना, आखिरकार बहन हो उसकी। ये लोग अब तक हमसे अपनी परेशानी छुपाते आ रहे हैं, लेकिन अब तो हमारा फर्ज बनता है ना कि हम भी इनकी मदद करें। लेकिन मदद कैसे करेंगे जब ये दोनों हमें अपनी परेशानी बताने से ही इतना कतराते हैं, तो हमारी मदद कैसे लेंगे? मुझे तो खुद में ही इतना बुरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है गरीब के घर मेहमान नहीं बल्कि खर्चा बनकर आए हैं हम दोनों। कोई बात नहीं, अब तो हमें सब पता ही है ना, हम सब ठीक कर देंगे। इन दोनों ने अपना बिना कुछ सोचे समझे हमारी मदद की, अपनी गरीबी को एक तरफा रखा, लेकिन अब हमें आगे जाकर इनकी मदद करनी चाहिए। दोनों साथ में मधु और रमेश के पास जा रहे थे कि इतने में वो जमींदार वहाँ आता है, जिससे रमेश ने ज्यादा ब्याज पर पैसे लिए थे। वो अपने साथ कुछ पहलवानों को भी लेकर आया था और आते ही बोलता है, अरे पैसे लेते समय तो घर तक आया था, लेकिन ईब के पैसे देने के समय तो तारी शक्ल नहीं दिखती। हमारे पैसे कितने हैं? अरे मालिक, मैंने आपको बोला तो था, मैं कुछ समय बाद आपको आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। आपको घर आने की क्या जरूरत थी? थारे नियत को नहीं मारे पैसे देने की, क्योंकि समय तो थारा हो गया है वापस पैसे करने का। इब मारे को मारे पैसे चाहिए, वो भी इब्बे। अरे भाई साहब, हमारी बात तो सुनो, आप घर आकर ऐसे करोगे अच्छा थोड़ी लगता है, मेहमान भी हैं घर पर। मारे को कुछ ना सुनना रह, तुम सबके देख रहे हो, अंदर जाओ, जाकर सामान बाहर करो। वो जैसे ही अंदर आकर सामान बाहर फेंकने लगते हैं, तभी वहाँ विनय आकर कहता है, बताओ कितने पैसे हैं तुम्हारे, मैं देता हूँ तुम्हारे पैसे। अरे भाई साहब, आप क्यों देंगे पैसे? मैं दूंगा ना। आप बस शांत रहो और तुम बताओ कितने पैसे हैं तुम्हारे। जमींदार विनय को पैसे बताता है और विनय जमींदार को सारे पैसे देकर वहाँ से भगाता है और विनय स्नेहा, मधु और रमेश को कहता है, ये क्या है, आपने हमें कुछ बताया क्यों नहीं?
हम क्या आपके अपने नहीं थे? मैं तो तेरी बड़ी बहन हूँ, तूने मुझे भी कुछ नहीं बताया और सारी परेशानी अकेली ही झेलती रही। आप दोनों को क्या बताते, आप 4 दिन के मेहमान हो, आपको परेशान करना गलत होता। तो क्या हुआ, आप यहाँ परेशान थे तो क्या हमें अच्छा लग रहा था? इनकी कोई पक्की नौकरी नहीं है, कभी काम मिलता है तो कभी नहीं। हम ऐसे में करते क्या? हाँ तो मुझे बताना तो चाहिए था ना। वैसे भी मुझे अपने कामों में एक हेल्पर की जरूरत थी और आप हेल्पर का काम तो अच्छे से ही करोगे, मुझे यकीन है आप पर। लेकिन हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल वैसा ही कर सकते हो जैसे अब तक हमारी खातिरदारी कर रहे थे, और अब हमें कुछ नहीं सुनना। मधु तू तो समझाना, अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। हाँ बोल दीजिए, शायद दीदी हमारे घर में मेहमान के रूप में भगवान बनकर आई हैं। ठीक है, जब आप सबको यही ठीक लगता है तो यही सही है। रमेश मधु की बात को मान लेता है और अब विनय के साथ हेल्पर का काम करने लगता है। और जिस तरह गरीब होते हुए भी उसने अपनी मेहमानों की इतने अच्छे से खातिरदारी करी, उसी तरह अब वो उनके साथ खुशी खुशी रह रहे थे। कानपुर शहर की रहने वाली विमला को हमेशा से ही एक शिकायत रही है, उसकी बात किसी को पसंद क्यों नहीं आती, या उसकी बात पर कोई गुस्सा क्यों हो जाता है। ऐसे ही एक दिन विमला अपनी बहू रेणुका के साथ बाजार जाती है। तभी रास्ते में रिक्शा वाले से बहस होने लगती है और गुस्से में विमला रिक्शा वाले से कहती है, जो हक का होगा मैं उसी के पैसे दूंगी। पास की कॉलोनी से लेकर आए हो और पैसे इतने मांग रहे हो जैसे अमेरिका से अपने रिक्शा में बिठा कर लेकर आए हो हमें। वाह भाई वाह। माजी कुछ तो लिहाज कीजिए, सभी लोग हमें घूर घूर कर देख रहे हैं। चलिए यहाँ से चलते हैं, पता चले यहाँ भी कोई तीसरा गरीबों का देवता निकल आए। क्या है, ऐसे क्या देख रहे हो? कभी अपने घर का झगड़ा नहीं देखा क्या? दूसरों का झगड़ा देखने में बड़ा मजा आता है। जाओ अपने अपने घर, बड़े आए झगड़ा देखने वाले। चल बहू, और इस रिक्शे वाले को 50 रुपए से एक पैसा ज्यादा मत देना, वरना तेरी खैर नहीं। ठीक है माँ जी, मैं 50 रुपए दे दूंगी। आप चलिए, मैं पैसे देकर आती हूँ। ठीक है भैया, अब आप जाइए। क्या बात है बहू, रिक्शे वाले पे दया आ गई, जो बातों पे लग गई। चल अब, वरना ताजी सब्जी खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ जी, सब्जियाँ बहुत है बाजार में, आप चिंता मत कीजिए, आपकी सब्जी कहीं भाग कर नहीं जाएगी। ज्यादा भाषण मत छोड़, बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं। विमला हर किसी से ऐसे ही पंगे लिया करती, कभी सब्जी वाली से, कभी रिक्शे वाले से, तो कभी अपनी बहू से। हद होती है, लेकिन विमला की कोई हद ही नहीं होती। ऐसे ही एक दिन विमला की पड़ोसन कमला उसके घर आती है और कमला को देखकर विमला कहती है, क्या बात है कटेली कमला, बड़ी ठुमक ठुमक कर आ रही है। कुछ काम है या कुछ लेने आई है? अरे बिमला, तुझसे कुछ छुपाया तो मेरा ही घाटा होगा, इसलिए तेरे पूछने से पहले ही बता दूं, मेरे घर में दाल खत्म हो गई है, इसलिए तेरे घर दाल मांगने आई हूँ। मुझे पता था तू कुछ न कुछ मांगने जरूर आई होगी। तेरा पति इतना अच्छा खासा पैसे कमा लेता है, फिर भी तेरी भीख मांगने की आदत नहीं जाती है ना? ऐसा क्या मांग लिया मैंने जो तू मुझे भिखारी बोल रही है? दाल मांगने में इतना जहर उगलेगी? हाय राम विमला, इंसानों को इंसान समझो, तभी हर कोई तुम्हारे घर आएगा। कोई जरूरत नहीं है मेरे घर किसी को आने की। मेरे घर आएंगे और घर को गंदा करके चले जाएंगे, उससे अच्छा मैं अकेली ही ठीक हूँ। कैसी सास मिली है तुझे रेनू का, हर वक्त झगड़ा करती रहती है। कैसे झेलती है अपनी सास को? कमला आंटी चुप रहकर सब हो जाता है, जितना हम उनसे बातें करेंगे वो उतना ही झगड़ा करने की कोशिश करती है, इसलिए मैं चुप रहती हूँ और वो अपनी बातें करके चुप हो जाती है। अरे बहू, क्या चुगली कर रही है मेरे खिलाफ? जरा जोर जोर से बातें कर ताकि मुझे भी सुनाई दे। बड़ी आई मेरी चुगली करने वाली। मेरी 2 आंखें मेरे सर के पीछे हैं, सब दिखता है मुझे। जाती हूँ रेनू का बहू, वरना झगड़ा हो जाएगा मेरा और तेरी सास के बीच। अच्छा, तुम मेरे घर आकर मेरा सामान लेकर जा रही है और मुझसे पंगे करेगी? तेरी इतनी हिम्मत? जा, निकल जा मेरे घर से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। विमला का अब आए दिन अपनी पड़ोसन के साथ झगड़ा हुआ करता। ऐसे ही दिन गुजरने लगे और विमला का झगड़ा देखकर विमला की बहू रेणुका भी काफी थक चुकी थी। एक दिन विमला अपने काम से बाहर गई थी और अपने घर रिक्शे में वापस आती और कम पैसे के चक्कर में उसे रिक्शे वाले से झगड़ा कर लेती है। देखो भाई साहब, जितना पैसा बनता है आप उतना लो ना, ये तुम्हारे हक का पैसा है, मैं नहीं मारूंगी, पर हाँ तुम्हारे हक से ज्यादा तुमको नहीं दूंगी। मेरा हक जितना मीटर चलेगा उतना ही देना पड़ेगा आपको। मैंने बस अपने रिक्शा का हक मांगा है आंटी जी।
आंटी किसको बोल रहा है? मैं तुझे तेरी माँ की बहन दिखती हूँ क्या जो आंटी बोल रहा है? अरे ऐसे क्यों भड़क रही हो आप? आंटी ही तो बोला है। अब क्या आपको बहन जी बोलूं जिससे आपको बुरा ना लगे? कितना बेशर्म लड़का है तू। अब तू मुझे बहन जी बोलेगा? तुझसे छोटी दिखती हूँ क्या मैं जो तू मुझे बहन जी बोलेगा? हद है। आजकल के लड़कों को तो कोई शर्म नाम की चीज ही नहीं है। क्या शर्म की बात आप कर रहे हो मैडम? आपको आती है शर्म? इस उम्र में भी पंगे लेती रहती हो। आंटी ना बोलूं तो क्या बहन जी बोलूं आपको? बताओ ना, आप ही बता दो कि क्या बोलूं मैं आपको? माँ जी बोल दूं? बताओ आपको। मैडम बोलो, ये तो बोल ही सकते हो। इतनी अकल तो होनी ही चाहिए यार, इतने बड़े हो गए हो। झगड़े की आवाज सुनकर रेणुका बाहर आकर देखती है कि रिक्शा वाले और विमला दोनों झगड़ा कर रहे हैं। रेणुका दोनों का झगड़ा सुलझाने की कोशिश करती है कि तभी रिक्शा वाला रेणुका से कहता है, अरे भाभी जी, इनको घर पर बांध के रखिएगा। आपकी ये पंगे लेने वाली सास पागल कुत्ते से भी ज्यादा खतरनाक है। इनसे दूर ही रहिएगा आप। क्या बोला? मेरी सास को खतरनाक? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सास के बारे में ऐसी बातें करने की? कितने पैसे हुए तेरे, बता? इज्जत से बात करो मैडम। रिक्शे वाला हूँ, मेहनत का खाता हूँ, किसी की गुलामी नहीं करता हूँ। वैसे भी अगर रिक्शे में बैठकर पैसे न देने का बहाना ढूंढ रहे हो तो पहले ही बता दो, मैं आपको बिना कुछ कहे ही जाने दूंगा। ओ, भिखारी समझता है क्या जो अपनी बात किए जा रहा है? मुझे कोई शौक नहीं है तेरे फोकट के रिक्शे में बैठने का। बताओ कितने हुए तुम्हारे पैसे? अभी देती हूँ। विमला और रिक्शा वाले का झगड़ा देखकर सभी कॉलोनी वाले वहाँ जमा हो जाते हैं और दोनों सास बहू को घूरने लगते हैं। ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है। अब तो रेणुका को भी अपनी सास की जैसी पंगे लेने की आदत हो गई थी। ऐसे ही एक दिन जब सास बहू दोनों चाय पी रहे होते हैं, बाहर से सब्जी वाला आवाज लगाए जा रहा था। तभी विमला बाहर निकलकर सब्जी वाले से कहती है, अरे ओ सब्जी वाले, तुमको यहाँ घर के आगे आकर ही चिल्लाना था क्या? सुबह सुबह सब्जी सब्जी कर रहा है, जाओ उधर जाकर चिल्लाओ। बड़े आए सब्जी बेचने वाले, चल जाओ उधर। अरे माई, काहे गरीब के पेट पे लात मारत हो? भले ही हमारे ठेले से आप सब्जी ना लीजिए, लेकिन कुछ तो रहम कीजिए हमरे ऊपर। अरे निकलो यहाँ से, किसी पे कोई रहम करके मुझे क्या मिलेगा? बड़े आए, चलो निकलो यहाँ से। अरे माई जे क्या कर दिया आपने? अरे ये हमारी आमदनी ऐसे लात क्यों मारी आपने? अरे कॉलोनी वालों, हमारी मदद करो। अरे कोई है हमारी मदद करने वाला? गरीब के पेट पे लात मार दी इसने। अरे क्यों चिल्ला रहे हो ऐसा? जरा इंसानों की तरह बर्ताव रखा करो। ऐसे कैसे चिल्लाए जा रहे हो? और ये सब्जी किसने फेंकी आपकी? अरे भाभी जी, क्या बताए आपको? आपकी जो माई है ना, सासू माई, अरे वो यहाँ आई और ये सब वही फेंकी है। अरे हम तो बस अपना ठेला यहाँ लगा रहे थे। अब आप ही बताओ हमारा क्या गलती था जो यहाँ आकर हमारी सारी सब्जी फेंक दी और हम भी चिल्लाए भी। भैया अब जाने भी दो ना। मेरी सास को हर किसी से पंगे लेने की आदत है, इसीलिए किसी से भी पंगा लेती रहती है। माफ कर दो मेरी सासू माँ को। अब आप जाइए, मैं इनको समझा दूंगी। अरे बहू, तू क्या बोल रही है? माफी क्यों मांग रही है सब्जी वाले से? बस बहुत हो गया, अब निकलने को बोली सब्जी वाले को अपना ठेला लेकर। बड़ा आया विमला से पंगा लेने वाला। विमला ने तो इस बार हद पार कर दी थी। एक सब्जी वाले का सब्जी गिराकर वो अंदर चली जाती है और रेणुका अपनी सास की गलतियों को सुधार रही थी। ऐसे ही कुछ देर बाद जब रेणुका खाना बना रही होती है और विमला टीवी देख रही थी, तभी वहाँ कमला और सब्जी वाले और पूरे कॉलोनी वालों को लेकर विमला के घर आती है। अरे ओ रेणुका बहू कहाँ है? बुला बाहर अपने पंगे लेने वाली सास को। बहुत पंगा लेने का शौक है ना? अब बताती हूँ पंगा लेना किसे कहते हैं। हम तक तो ठीक था, लेकिन अब इस गरीब सब्जी वाले तक को नहीं छोड़ा उसने। क्या हो गया? अब मैंने माफी तो मांग ली ना इन सब्जी वाले से, तो अब आप किस बात का पंगा लेने आए हो सब? अगर मुझे गुस्सा आया ना तो बहुत बुरा होगा। क्यों सब्जी वाले भैया, मैंने आपसे माफी मांगी थी या नहीं? अरे हमने तो कुछ कहा भी नहीं। ये तो बहन जी हमें जबरदस्ती खींच के लेकर आ गई और बोलने लगी मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगी, मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगी। तो हम भी सोचे कि शायद दिला दे, इसलिए हम साथ में आ गए। हाँ मैंने कहा, लेकिन अब तेरी सास को भी पता होना चाहिए पंगे लेना बस उसे नहीं हमें भी आता है। आज हम उसे उसकी भाषा में ही सब कुछ समझाएंगे। माची को कोई हाथ नहीं लगाएगा। जिसको पंगे लेना है ना वो मुझसे लो। क्या हुआ बताओ? तुम लोग मुझे पंगे लेने आए हो? जैसे विमला बाहर आती है वैसे ही पूरी कॉलोनी के साथ झगड़ा करना शुरू कर देती है।
कॉलोनी वाले भी विमला की तरह उससे झगड़ रहे थे और बेचारा सब्जी वाला वहाँ से खुद को कसूरवार समझते हुए चला जाता है।